नमस्कार साथियों, मैं AK सिंह, चीफ बिजनेस एडवाइज़र, आज सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रधान कार्यालय लखनऊ ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है, आपने सुना होगा कि नॉलेज इज पावर एंड इंफॉर्मेशन इज स्ट्रेंथ। यानी अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आपके पास पावर है, शक्ति है। और अगर आपके पास सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, तो आपके पास मजबूती है, स्ट्रेंथ है। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है उससे आपको काफ़ी मजबूती मिलती है। और इस दिशा में हमारी सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है काफ़ी उसने काम किया है। अगर आप देखेंगे, प्रतिदिन के आधार पे लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा रिपोर्ट्स हमारी जनरेट हो रही हैं, जो सभी संबंधित स्टाफ सदस्यों को भेजी जाती है। ये हमारे जो रिटर्न्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये तमाम विषयों पे आधारित हैं, जैसे बिजनेस के डिस्बर्समेंट पे हैं, कलेक्शन पे हैं, और उसके अलावा जो दूसरे तमाम टॉपिक्स हैं उस पे है। इतनी माइक्रो एनालिसिस, ग्रेनुलर एनालिसिस हमारे बिजनेस अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इन सूचनाओं का कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने तमाम मिडिल मैनेजमेंट के अधिकारियों से बात की है फील्ड में, और हमने देखा कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और वो इसलिए कि इंफॉर्मेशन जैसे रिपोर्ट आपके पास आई, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें, और जब हम पढ़ें तो सेकंड स्टेप इस बात को हम समझें कि उसमें क्या दिया हुआ है, और इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, हम उसको एनालाइज करें और कुछ कंक्लूड करें, कुछ उसके आधार पर कुछ डिसीजंस बनाएं, और उन डिसीजन निर्णय को लेने के बाद उसके हिसाब से हम अपने एक्शन प्लान बनाएं। और जब उन एक्शन प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके एक रियल टाइम अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इन सभी जो 4-5 स्टेप्स हैं इस रिपोर्ट आने के बाद कि रिपोर्ट जनरेट हुई और अंत में एक अच्छा प्रभाव पड़ा हमारे बिजनेस पे, हमारी कंपनी पे, इसके बीच के जो पड़ाव हैं उन पर बहुत सी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, शायद ही कोई विषय हो जिसमें हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं जनरेट होती है। रियल टाइम बेसिस पे, डेली आधार पे अगर आप डिस्बर्समेंट की बात करें तो हमारे कितने नए क्लाइंट बने, हमारे लोन प्रपोजल की क्या पोजीशन स्टेटस है, हमारा जो सखी ऐप है उसकी क्या स्टेटस है, कितने हमने पुराने क्लाइंट्स को रिटेन किया, नए क्लाइंट्स बनाए, डिस्बर्समेंट में हमने कितना डिले किया, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या बहुत ज़्यादा हमने डिले किया, अच्छे क्लाइंट्स को कितने हमने लूज कर दिया। तो ये सारी एनालिसिस आपको कहाँ मिलती है, ज्योग्राफिकल यूनिट वाइज। जो हमारी काउंटी यूनिट जो सबसे नीचे है वो है ब्रांच। तो ब्रांच लेवल पे, ब्रांच वाइज, रीजन वाइज, डिवीजन वाइज, जोन वाइज सारे डेटा आपके पास उपलब्ध है। यहाँ तक कि हमारा जो सेंट्रल जो मीटिंग्स हो रही है उसके भी डेटा हमारे पास उपलब्ध है। ये स्टाफ वाइज आपके पास डाटा मिलता है, तो अगर उसकी हम सही एनालिसिस कर सकें तो हमारी एक अच्छी एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बन सकती है। कलेक्शन पे अगर आप देखें तो हमारे जो नए एरियर पैदा हो रहे हैं, हमारे जो NPA हो गए हैं, हमारे जो डिफ़ॉल्ट में अकाउंट चले गए हैं, डिफ़ॉल्टर्स हो गए हैं, या हमारे अतिलंबित हो गए जिनको हम राइट ऑफ बोलते हैं, हमारे बुक से ही निकल गए हैं, या फिर हमारी एक लापरवाही रिपोर्ट आती है कि दूसरों को तो पैसा दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। तो इस आधार पर या तगादा रिपोर्ट हम क्या पोजीशन है, क्या कितना फॉलो कर पा रहे हैं, ये अगर सूचना आपके पास ग्रेनुलर एनालिसिस के साथ ब्रांच वाइज, स्टाफ वाइज अगर मिलती है तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसका कितना फ़ायदा ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम कुछ टॉपिक्स देखें, जैसे हमारी जो है इंश्योरेंस की क्या पोजीशन है, हमारी कितने सेटल हुए केसेस हमारे, या अगर हम देखें कि हमारी जो सेंटर की मीटिंग्स कितनी हुई, हमारे IT हेल्प जो आप मांगते हो उसकी क्या पोजीशन है, हमारी कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस क्या उसमें डिस्पोजल हो रहा है, या हमारे कुछ जो रीपेमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेट या दूसरे, वो बाउंस हो रहे हैं, उनकी क्या स्टेटस है।
तो कहने का तात्पर्य है कि लगभग सभी वांछित विषयों पे कोई न कोई रिपोर्ट उपलब्ध है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना हम फायदा उठाते हैं। मैं चाहूँगा कि आज 2-3 रिपोर्ट आपके समक्ष में डिस्कस करूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इसको हमें पढ़ना है, समझना है और कैसे इस आधार पर हमें अपनी एक्शन बनानी है। तो साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ रीजन वाइज टोटल एनपीए क्लाइंट कलेक्शन रिपोर्ट करंट ड्यू। हमने पर्पसफुली निकाला है कि 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में इस माह में क्या स्थिति थी। अगर आप देखेंगे ये डेली रिपोर्ट आती है, तो आप देखेंगे हमारे पास जो 1704 स्टाफ है, चलिए फील्ड स्टाफ है, 2-4 हफ्ते बढ़ते रहते हैं, इन पे एनपीए अकाउंट्स लगभग 32,000 से ऊपर हमारे एनपीए अकाउंट्स हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे कि जुलाई महीने में लगभग 11,618 क्लाइंट्स पे हमने कलेक्शन किए हैं, जो कितना बनता है लगभग 35% के आसपास। फिर अगर हम अमाउंट की बात करें तो लगभग 5,75,00,000 हमारा अमाउंट एनपीए अमाउंट ड्यू था, जो हमें कलेक्ट करना था करंट का, और हमने रिकवर कितना किया 1,96,00,000, और ये आता कितना है 34%। साथियों, एक फिगर और इसमें दी जाती है इफेक्टिव कलेक्शन। अगर आप देखेंगे तो इस इफेक्टिव कलेक्शन में अक्सर क्या होता है कि हम सही तरीके से इसको समझ नहीं पाते हैं। इफेक्टिव कलेक्शन वो है, कलेक्शन हमारा 1,96,00,000 है, लेकिन इफेक्टिव कलेक्शन 1,81,00,000 है। इसका मतलब जो इसका डिफरेंस है लगभग 15 लाख रुपए, ये वो पैसा है जो एडवांस में हमने रिकवर कर लिया है। ठीक है, और इसलिए अगर इफेक्टिव कलेक्शन देखेंगे कि 5,75,00,000 के अगेंस्ट में हमें जो रिकवर करना था, हमने केवल 1,81,00,000 रिकवर किया है। और वो अगर आप देखेंगे तो हमारा परसेंटेज टर्म्स में थोड़ा सा इससे नीचे आएगा, ये करीब 31.5% आएगा। यहाँ 34% आ रहा है टोटल, लेकिन इफेक्टिव कलेक्शन अगर देखेंगे इस डिमांड के अगेंस्ट में करीब 31.5% आ रहा है। अब एनपीए अकाउंट से आप जानते हैं कि एनपीए अगर अकाउंट होता है तो पूरा ही उसकी जो आउटस्टैंडिंग हो एनपीए हो जाती है। तो उनकी अगर आउटस्टैंडिंग आप देखेंगे तो करीब 70,61,00,000 है हमारे पास। इस 70 करोड़ में से 1,62,00,000 हमारा रिकवर हुआ ड्यूरिंग द मंथ। तो बचा कितना 68,99,00,000, सॉरी 68,99,00,000, लगभग मोटा मोटा आप समझ लीजिए करीब 69 करोड़ के आसपास हमारा जो है एनपीए बचा। अब इससे अगर आप देखें, अगर हम प्रारंभ में जाए शुरू में, आप देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, जोन वाइज, डिवीजन वाइज, रीजन वाइज ये दिया है। इसी में अगर आप आगे देखेंगे तो आगे इसमें और भी रिपोर्ट दी रहती है, जिसमें कि एक दिन की क्या पोजीशन है, 1 डे पे क्या पोजीशन है, और 1 डे पे कितने लोगों ने रीपे किया या नहीं किया। तो उसकी आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि किस रीजन में, किस ब्रांच में, किस एरिया में हमें ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है, कहाँ परफॉर्मेंस ठीक आ रही है, अच्छी रिकवरी हो रही है, कहाँ पर रिकवरी नहीं हो रही है। और उस आधार पे आप हर हफ्ते का प्रोग्राम बना सकते हैं, बल्कि यहाँ तक कि आप डेली का प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि अगर हमारा इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं है, तो हमने सोचा आज हमें पूर्व जाना तो पूर्व चले गए, कल पश्चिम जाना पश्चिम चले गए। नहीं, अगर मेरे पास डेटा है, डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे हमें किस दिशा में जाना है, किस ब्रांच से मिलना है, किस ऑफिसर से मिलना है, किस बीआरओ से मिलना है, किस सेंटर पे जाना है। ये our decision has to be informed based on facts, figures and analysis। तो रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आएंगे। एनपीए साथियों दोहरा मार करती है हमारी कंपनी पे या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। कैसे? एक तो जैसे कोई अकाउंट एनपीए हुआ, हमारी इनकम आनी उसको बंद हो जाती है, हम उस पर इनकम बुक नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, हमें उस पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर 40,000 रुपए का कोई आउटस्टैंडिंग है किसी अकाउंट में और वो एनपीए हो गया, तो करीब 8-9 हज़ार रुपए जो हम साल में कमाते हैं, तो हम कमाएंगे नहीं जब तक कि पैसा आएगा नहीं। दूसरा, हमें अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करके उस एनपीए अकाउंट का जो स्टेटस है, जिस कैटेगरी में, उसके हिसाब से हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो जब पी&एल अफेक्टेड होगा एडवर्सली, तो हमारी इनकम कम होगी या हम लॉस में चले जाएंगे। जब इनकम कम होगी तो कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं होगी, कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हम सारे स्टाफ की स्थिति अच्छी नहीं होगी।
और साथ ही साथ जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो फील्ड में हैं, उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं होगी। आप देखेंगे जो हमें एनबीएफसी एमएफआई है, उस सेगमेंट को हम लोन देते हैं जिसको फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह नहीं दे पाते हैं, और जो प्राइवेट मनी लेंडर है उनका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसलिए हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी अकाउंट्स को एनपीए से जाने से रोकें, और चला गया है तो तुरंत रिकवरी करें, और उसमें ये हमारे जो रिटर्न्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, बशर्ते इसको हम पढ़ें और इसके आधार पर अपना एक्शन पॉइंट बनाएं। साथियों, भाई एक और स्टेटमेंट आता मोरेटोरियम पे, उसको अब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको देखें, इसको बोलते हैं रीजन वाइज मोरेटोरियम 2.0 क्लाइंट कलेक्शन रिपोर्ट करेंट ड्यू। ये भी मैंने जानबूझ के जुलाई महीने की निकाली है। आप यहाँ पे आ जाए मोरेटोरियम फर्स्ट पे, तो अगर आप देखेंगे 1 से 30 जुलाई के बीच में क्या स्थिति है। फिर वही 1704 हमारे पास स्टाफ है, 59 करोड़ 84 लाख हमारे पास एनपीए प्रिंसिपल मोरेटोरियम अकाउंट्स में हमारे आउटस्टैंडिंग था। कितना? 59 करोड़ 84 लाख। अब कितने खाते में था साथियों? ये 31,000, लगभग 31,000 खाते में ये हमारे पास मोरेटोरियम का पैसा आउटस्टैंडिंग है। इनमें से हमने जुलाई में कलेक्शन कितना किया? 17,000 अकाउंट्स में किया, 17,311, यानी लगभग 55-56% खाते में ही हम रिकवर कर पाए। इसका मतलब लगभग 44% खाते में हम रिकवरी नहीं कर पाए। और ये आप देखते हैं कि यहाँ पे करीब जो 59 करोड़ 84 लाख, इसका मतलब लगभग 60 करोड़ आप मान लीजिए, तो एक मोटा मोटा 90 करोड़ के आसपास हमने मोरेटोरियम में डाला था, लोगों को हेल्प दी थी, तो उसमें से करीब 30 करोड़ के आसपास हमारा रिकवर हो गया है, और 59 करोड़ 84 लाख अभी भी हमारा बचा है। अब अगर हम इसकी ड्यू अमाउंट की बात करें, तो इन खातों में जो जुलाई में हमारा जो ड्यू था 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 40 लाख रुपए हमारे पास आने चाहिए थे, और आए कितने? 2 करोड़ 71 लाख, जो कि होता है लगभग 50%, मोटा मोटा 50.14% प्रिसाइजली। इसका मतलब लगभग आधा पैसा हमारे पास नहीं आया। ये भी हमारे एनपीए को इन्फ्लेट करेगा। इसी प्रकार अगर आप देखें मोरेटोरियम कलेक्शन 1 डे, तो 1 डे में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास, हालांकि थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं, 1 डे के मतलब कि प्रतिदिन की स्थिति जो महीने की आती है, पहली तारीख से मान लीजिए 12 तारीख को देख रहे हैं, और दूसरी जो रिपोर्ट है कि 12 तारीख को ही, 12 जुलाई को ही या 12 अगस्त को ही क्या पोजीशन है। तो 1 डे का भी स्टेटस आपको इतनी ग्रैनुलर एनालिसिस करने के लिए आपके पास डाटा जो उपलब्ध हो रहा है, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे मोरेटोरियम करते क्यों है साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि उसी से हम इनकम जनरेट करते हैं। हमारा जो बारोअर है, क्लाइंट है, जिसको हमने पैसा दिया है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, और जो इनकम करता है उस इनकम से वो अपना खर्चा पानी चलाता है और हमारे कंपनी को भी पैसा वापस देता है। तो कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण, हारी बीमारी के कारण, मैन मेड सिचुएशन के कारण कुछ कैलामिटी आ जाती है, इधर नेचुरल और मैन मेड। उसके कारण सरकार भी, चूंकि वेलफेयर गवर्नमेंट हमारे देश में है, तो वो भी चाहती है कि उनको सहायता दी जाए। बैंकों की शीर्ष संस्था हमारी जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसने भी कहा कि ठीक है, आप मोरेटोरियम कोविड में दे सकते हैं। तो कोविड 2 पे जो हम लोगों ने ये दिया था कि 5-6 महीने चलो भाई राहत दे देते हैं, या हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, बाद में पैसा वापस करेंगे। लेकिन इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा तो ये हुआ कि जो हमारी कैश फ्लो गड़बड़ हुई वहाँ पे, उससे वो उनको निजात मिल गई, चलो 6 महीने बाद आप पैसा दे देना, सारे शेड्यूल को हमने एक्सटेंड कर दिया। जो टोटल पीरियड ऑफ रीपेमेंट था उसको 24 महीने था, 6 महीने का हमने दिया, 5 महीने दिया, उसमें से हमने बढ़ा दिया। लेकिन बिहेवियर एक ऐसी चीज होती है कि हमारी जो आदत पड़ जाती है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। कहते हैं कोई भी अच्छी या बुरा काम अगर आप लगातार करेंगे 21 दिन, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और कंटिन्यूअस हैबिट जब आप करते हैं तो आपका चरित्र बन जाता है, कैरेक्टर बन जाता है। इसीलिए गांव में पहले हम देखते थे व्यक्ति का चरित्र कैसा है। अगर चरित्र अच्छा है तो नहीं भी पैसा उसके पास है, वो खेत बेच करके आपको पैसा लौटाएगा, लेकिन पैसा लौटाएगा। तो इसलिए चरित्र बनता है हैबिट से, और हैबिट बनती है 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन
कि लगातार ये अच्छा है बुरा काम करने से। तो अब इन लोगों ने चूंकि पैसा दिया नहीं, तो अब इनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ गए हैं। आपने कई सेंटर पे देखा होगा, वो बैंक में जाकर पैसा नहीं जमा करना चाहते, ब्रांच में आकर नहीं जमा करना चाहते, कहते साहब सेंटर पे आ जाइए, यहीं पे दे देंगे। जब 2-4 सेंटर्स पर हमने बात की, उनको इन्फ्लुएंस किया कि क्या फ़ायदा होगा, तो तैयार हो गए, ठीक है साहब हम बैंक में आकर पैसा जमा कर देंगे। तो वहाँ ज़्यादा हमें प्रयास करने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मॉरेटोरियम पे आप पूरा ध्यान दें, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग है या जो डिमांड है, इसकी रीजन वाइज स्टेप वाइज एनालिसिस करके आप फॉलो करें और अपना एक्शन पॉइंट्स बनाएं। साथियों, अब हम आपसे तीसरा और अंतिम रिपोर्ट आज डिस्कस करेंगे, वो है रीजन वाइज अतिलंबित ऋण वसूली रिपोर्ट। अतिलंबित हमारे यहाँ उसको बोलते हैं जो हमने राइट ऑफ कर दिया है। क्यों राइट ऑफ कर दिया है? क्योंकि कुछ हमारे अकाउंट्स ऐसे थे जो बहुत बड़े एनपीए हो गए। बड़े का मतलब बहुत पैसा दे ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू डू द क्लिनजिंग ऑफ द बैलेंस शीट, अपनी बैलेंस शीट को साफ करने के लिए, क्योंकि ये नॉन अर्निंग एसेट हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए, अपनी बैलेंस शीट की छवि सुधारने के लिए हम राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन हमारे लोन लेजर से खाते नहीं जाते हैं, अकाउंट्स नहीं जाते हैं, लोन लेजर में बने रहते हैं और उसमें पूरा प्रयास करते हैं। इसमें एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि इसमें जो हम रिकवरी करते हैं वो सीधे हमारा प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट के रूप में जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको अपने बुक से निकाल चुके हैं। और नुकसान ये होता है कि जब हम राइट ऑफ करते हैं तो प्रोविजनिंग जो हम किए रहते हैं वो सभी खाते में 100% नहीं होती है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, या जो उस खाते की एनपीए अकाउंट्स की स्टेटस है उसके हिसाब से हम प्रोविजनिंग करते हैं। और जब हम राइट ऑफ करते हैं तो 100% हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हमारे पास अगर प्रोविजनिंग एडिक्वेट नहीं भी है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो उससे हमारा नुकसान होता है। लेकिन जब रिकवरी करते हैं तो अगर 10 पैसे भी आए, अब अगर आप देखें ये कि 200, ये हमारे पास जो है 1,61,000 रुपए हमारे पास ये राइट ऑफ अकाउंट्स है। जुलाई में रिकवर कितने हुए? 7,900 खाते में। कितने? 4.9%, लगभग 5% खाते में रिकवरी हुई। कितनी रिकवरी हुई? हमारा सम ऑफ ड्यू अमाउंट कितना? 222 करोड़। 222 करोड़ हमारे लंबित में राइट ऑफ में अभी हैं। साथियों, लगभग हम लोग 268 करोड़ के आसपास राइट ऑफ कर चुके हैं और 222 करोड़ अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब लगभग 46 करोड़ पैसे हमने रिकवर किए हैं और सीधे ही हमारे प्रॉफिट लॉस में गया। तो इसलिए, और ये कितना है इस 222 करोड़ की, उसमें अगर इसमें हमने केवल 1 करोड़ 20 लाख रिकवर किया है, जो कि 0.54% होता है, यानी रिकवरी बहुत कम हुई है। अगर हम वन डे कलेक्शन देखें, जरा सा ये वन डे कलेक्शन आप खोलिएगा, तो आप वन डे कलेक्शन पे अगर आप लास्ट पे देखेंगे तो लगभग 750 अकाउंट में कलेक्शन हुआ है एक दिन में। ये 30 जुलाई की है। देखिए आपके पास क्या दिया जा रहा है कि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक क्या स्थिति है, और एक पर्टिकुलर डेट पे 30 जुलाई को क्या स्थिति है। तो 1,60,000 अकाउंट में से 750 अकाउंट में रिकवरी हुई है। फाइन, कितनी रिकवरी हुई है? 17,64,000। तो अगर 750 अकाउंट में थोड़ी सी हम मेहनत करें, बढ़ा दें, प्रतिदिन 1,000 अकाउंट में हम रिकवरी करने लगे, और हमारे पास कितने बचे हैं? 1,60,000, यानी 160 दिन में सारे अतिलंबित रिटेल ऑफ अकाउंट से हम रिकवरी कर सकते हैं। 160 दिन का मतलब मोटा मोटा 5 से 6 महीने अगर हम पूरी प्रयास करें। यहाँ पर हमारे पास डाटा है जोन वाइज, डिवीजन वाइज, रीजन वाइज, और किस स्टाफ के पास कितना अकाउंट है। तो इस 221-22 करोड़ का जो हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम अगले 5-6 महीने में रिकवर कर सकते हैं। और एक कंपनी सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी, ये जो हम 10 करोड़ 20 करोड़ प्रॉफिट बुक करते हैं, वहाँ पर अगर हमारे पास 200 करोड़ रुपए आ जाए जो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, तो कितना बढ़िया और सुखद विषय होगा। तो इसलिए मेरा आपसे ये प्रयास है कि अगर आप देखें कि एवरेज कितना आएगा, एक बीआरओ के पास, आपके पास बीआरओ कितना? 1691, 1700 मोटा मोटा, करीब 95 अकाउंट, 95 अकाउंट्स पर बीआरओ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अराउंड पर बारोवर को अगर हम पर मंथ के हिसाब से देखें तो हमारे पास 7-8 अकाउंट, यानी एक हफ्ते में 2 अकाउंट। एक बीआरओ एक हफ्ते में केवल 2 अकाउंट की रिकवरी कर ले तो हम 220-22 जो हमारा बचा है, अगले 5 से 6 महीने में हम रिकवर कर सकते हैं।
और हमारी प्रॉफिट एंड लॉस उतना बढ़ जाएगी, 10 गुना हमारी प्रॉफिट बढ़ सकती है, क्योंकि ये इससे कोई खर्चा अलग से हमारा नहीं बढ़ेगा। इस पर आपने देखा, इसीलिए स्टाफ को फायदा, हमने बोनस की तमाम स्कीम चलाई थी, कंपनी को फायदा, वो क्लाइंट्स जिनका क्रेडिट स्कोरिंग रेटिंग खराब हो गई थी, अगर उनका पैसा आ जाता तो उनकी रेटिंग इंप्रूव कर जाएगी, तो उनको नए लोन मिल सकते हैं, ज़्यादा लोन मिल सकते हैं। तो इस कार्य में सबका भला ही भला है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि आप सारी रिपोर्ट्स को, तो मैंने बानगी के तौर पे 3 रिपोर्ट डिस्कस किए, सभी रिपोर्ट्स पढ़िए, जहाँ समझ में ना आए हम लोग से टेलीफोन पे बात करिए, मेल करिए, और समझ आने के बाद उससे एक्शन पॉइंट निकालिए और उस एक्शन पॉइंट के हिसाब से आप फॉलो अप करिए और कंपनी की पोजीशन बेटर करिए, बिजनेस बढ़ाइए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाइए। आज के लिए साथियों फिलहाल इतना ही। अगले सेशन में फिर हम लोग किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।